ये मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। अभी मेरे पूर्व प्रमुख सचिव संस्कृति ने से मैंने अनुरोध किया था जम्मू कश्मीर प्रशासन का जो एनुअल कैलेंडर है उसमें बसोहली उत्सव को प्रामाणिक रूप से शामिल कर लिया जाए और इसकी सहर्ष स्वीकृति उन्होंने दी। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि देश भर में इस तरह के जो उत्सव मनाए जाते हैं उनकी तारीखें देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को मालूम रहती है। इससे कला संस्कृति के प्रेमी देश भर से यहाँ आ सकेंगे। अनेक प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात इस कार्यक्रम का आयोजन इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर तमाम चुनौतियों को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने का हौसला रखता है, प्रतिबद्ध है और जीवन के हर क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसलिए पूरी तरह समर्पित है। अभी कल ही भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को फिर से निर्मित करने की मंजूरी दी और जिस मंजूरी में 5061 जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाए। प्रधानमंत्री PMAY ग्रामीण की विशेष परियोजना के तहत ये मंजूरी यहाँ के हजारों परिवारों के जीवन में सुरक्षा और स्थिरता वापस आए। एक नया घर परिवारों को आर्थिक स्थिरता हासिल करने में सक्षम बनाएगा, परिवार की खुशहाली में काफ़ी सुधार होगा। आने के पहले इन्वेस्टर्स मीट में भी हम लोग थे और जो IGNCA विश्व स्तरीय और बाकी साथियों ने मिलकर के जो कलाग्राम बनाया है वहाँ भी हम सब गए थे और स्थान पर जाकर के उसकी विशिष्टता को देखने और समझने का अवसर मिला। शिद्दत से हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। बसोहली उत्सव को मैं कला संस्कृति और परंपरा का एक महाकुंभ मानता हूँ। ये एक ऐसा अवसर है जब हम कला के गौरव की स्वर्णिम गाथाओं को स्मरण करते हैं, उन्हें मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं और विभिन्न विषयों पर संवाद द्वारा कला के सुसज्जित कला से समृद्ध बसोहली और जम्मू कश्मीर के भविष्य का पथ प्रदर्शन करते। प्राचीन कला में विश्व स्तरीय के नाम से पुकारा जाता था। कला के जो मूर्धन्य जानकार हैं उनका कहना है कि कला तब मिलती है जब इंसान स्वयं को खो देता है। यानी कला को खोजने की कला का आसान तरीका ये है कि स्वयं को खो दीजिए तो कला मिलेगी। और इसलिए मैं मानता हूँ कि बसोहली सिर्फ भारत के मानचित्र पर एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। बसोहली सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह कला साहित्य और परंपरा से जुड़े साधकों का एक ऊर्जा क्षेत्र है। जिन्होंने अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण स्वयं को खोकर कला को पाने में लगा दिया। मैं समझता हूँ कि बसोहली कला की पूर्णिमा की उज्ज्वलता बसोहली कला में पूर्णिमा की उज्ज्वलता है। बसोहली कला और संस्कृति की संपूर्ण उमंग है। बसोहली परंपराओं में बसी संवेदनशीलता है। बसोहली संस्कृति की सरिता भी है। बसोहली परंपरा की वीणा भी है। बसोहली चित्रकला के गगन मंडल पर भारत के गौरवपूर्ण कीर्ति की दिव्य विवाह है। बसोहली एक काव्य है। बसोहली सस्य श्यामल भूमि पर तैर रही एक रश्मि है। बसोहली का धर्म बसोहली धर्म का प्रकाश है। बसोहली कला की समस्त संभावनाओं का साकार और मूर्त रूप है। बसोहली हमारी समृद्ध संस्कृति का भविष्य भी है और इसकी नियति भी। और इसलिए मैं मानता हूँ कि बसोहली उत्सव कला जगत की समस्त शक्तियों का एकत्रीकरण करके समाज के सभी वर्गों को याद दिलाता है जो भारतवर्ष की महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं और उन्हें सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ विकसित भारत की यात्रा में भी अपने पुरुषार्थ से योगदान देना है। कई बार लोग कहते हैं
के साथ भविष्य की बातें करनी थी। मैं उन्हें कहना चाहूँ ऊपर चलता है कि इसकी जड़ें नीचे गहराई तक होती है। यह प्रकृति का नियम है कि आकाश में ऊपर उठने के लिए जड़ों को जमीन में गहरे जाना होगा। हमें स्वर्णिम भविष्य निर्मित करने के लिए अपनी जड़ों की गहराई को पहचानना और जानना होगा। और तब मैं कहना चाहूँगा कि अतीत में जीना नहीं है, अतीत से हमें जुड़ना है, उससे प्रेरणा लेनी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इतिहास की बात भी वही समाज कर सकता है जिसका इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। यूरोप की सभ्यता का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। अमेरिका का इतिहास और उसकी सभ्यता 1660 से प्रारंभ होती है और वह भी तब जब वहाँ पहली अंग्रेजी बस्ती का निर्माण शुरू हुआ। भारत के बाहर सबसे प्राचीन जो सभ्यता जानी जाती है वो ग्रीक की सभ्यता को हम जानते हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है कि वह सभ्यता भी 3000 वर्ष पुरानी है। लेकिन ग्रीक सभ्यता के 3000 वर्ष पहले भारत की समृद्ध सभ्यता, भारत की समृद्ध संस्कृति अपने सर्वोच्च शिखर को छू रही थी। विदेशों में जब लोग स्टोन एज में जी रहे थे तब हमारे पूर्वज वेद उपनिषद लिख कर रहे थे। संगीत, नाट्य शास्त्र, चित्रकला, साहित्य के विविध क्षेत्र तथा अनेक वैज्ञानिक खोज एक नए भारतवर्ष की रचना हमारे पूर्वजों ने की थी। आप कल्पना कीजिए, अगर आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, महर्षि कणाद न होते तो क्या होता दुनिया का। मैं मानता हूँ कि उस स्थिति में विश्व के अन्य देशों तथा यूरोप में सभ्यता का जन्म और पुनर्जागरण शायद संभव होता, और अगर होता भी तो शायद उसे कई और शताब्दियाँ लगी हुई। लेकिन हम अपनी जड़ों को भूलने लगे। हमारी युवा पीढ़ी के कितने लोग हैं जिन्हें वराहमिहिर, सुश्रुत, आर्यभट्ट, महर्षि कणाद या ब्रह्मगुप्त याद है। नई पीढ़ी उन्हें भूल गई है, इसलिए उसकी जड़ों में गहराई नहीं है। मैं तो कई बार मैंने ध्यान दिया है, नोटिस किया है कि नई पीढ़ी अनेक अवसरों पर इन नामों से बचना चाहती है, क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक हीन भावना उसने भर दी। जो भी इन नामों को लेगा वो पिछड़ा माना जाएगा, वो इंफीरियर कहा जाएगा। कॉलोनियल माइंडसेट के अलावा भी मैं मानता हूँ कि वो हजारों वर्ष के आक्रमण और रास्ता ने कहीं न कहीं समाज की चेतना पर, पूरे समाज पर एक गहरा प्रभाव डाला। 1000 वर्षों की गुलामी के पश्चात जो हमें आज़ादी मिली तो लगा था कि भारत अपने उस प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर लेगा और एक नई सांस्कृतिक क्रांति का जन्म होगा। लोग सोचते थे कि साहब विदेश जाने वाले या विदेश में रहने वाले भारतीयों में अपनी सभ्यता को लेकर आत्मविश्वास कब पैदा हो। 67 साल गुजर गए, समाज की मनोदशा जस की तस बनी हुई थी। 2014 के पहले आप न्यूयॉर्क जाइए, लंदन जाइए, पेरिस जाइए, सिडनी जाइए, इन स्कूलों में तो योग पढ़ाया जाता था, लेकिन भारत में योग की शिक्षा नहीं दी जाती। ये सिखाना बड़ा मुश्किल काम होता और जम्मू कश्मीर में तो और विशेष रूप से दुष्कर हुआ था। 2014 के पहले दुनिया के बड़े बड़े शहरों में योग के केंद्र खोलने आसान थे, लेकिन भारत में बहुत कठिन था। आप सोचिए, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती। महर्षि पतंजलि का जन्म ईसा से 200 वर्ष पहले हुआ और उन्होंने मनुष्य के होलिस्टिक वेलबींग के लिए मानवता का सबसे बड़ा उपहार दिया। लेकिन जिस धरती पर योग का जन्म हुआ उसी धरती पर योग की शिक्षा संभव दिखने लगी।